तो इस तरह के मैंने आर्टिकल्स देखे हुए थे और सवाल भी उसी तरह के आए थे, अप्लाइड टाइप के आए हुए थे। ठीक है, तो यही है, बेस्ट यही है। अब बुक से तो सारा कुछ पढ़ लेते हैं, इधर उधर से भी पढ़ लो। सोर्स आपको गूगल करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। डांस में आर्टिकल आते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून्स में आते हैं कि आपकी जेलों का हाल क्या है। ठीक है ना, यही तो क्रिमिनोलॉजी है। जी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ मुबशर। और एक और चीज मैंने इस पे देखी हुई थी, इस पे जो थी क्या, क्रिमिनोलॉजी पे, तो इस पे भी आपको काफी ज्यादा सीजन्स हैं कि द क्रिमिनल्स आर नॉट बर्न बट दे आर फॉर्म। ठीक है ना, इसी तरह के आपके। जी मैं इधर ही करता हूँ बुरहान, मैं इधर ही करता हूँ। ये स्लाइड्स, ये डेटा मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक मिनट, इसमें मैं एक और चीज भी ऐड कर लूँ। एक मिनट, ये मैं कंपाइल करके ना आपको मैं इधर ही शेयर कर देता हूँ। एक मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। ये फाइल में कंपाइल, इसकी मेरे पास एक तस्वीर बनी हुई थी। ये तस्वीर मुझे पता नहीं कहाँ चली गई। ये मैं इसको स्मॉलेस्ट भी कर देता हूँ जितनी भी है इसमें, और ये फाइल बना के ना मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, तो बैठे बैठे आपकी देखे ना, आपका टाइम भी जाया नहीं हो गया। और ये मैंने बनाई तस्वीर, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। इसको मैं एमसीक्यूज दे देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। ठीक है ना, इसको मैंने नाम दे दिया, इसके जो कैटेगराइज किया है इन्होंने, तो इसी के पर्सपेक्टिव से अभी मैं इधर आपको शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट। ये आपकी आ गई फाइल। ये फाइल मैं आपको, वर्ड फाइल मैंने शेयर कर दी है आपको, अभी देखें आपकी आ गई है। जो मोबाइल से है उनको नहीं मिलेगी, जो लैपटॉप से है उनको मिल जाएगी। नहीं आई? जी जी, जिन्होंने रिसीव कर ली है वो कर लें। जी जी, जो मोबाइल से है मेरे ख्याल से, आई एम रियली सॉरी फॉर, तो वो ऐसा करे, वो स्क्रीनशॉट ले लें। जो मोबाइल से है मैं उनको ये शेयर कर देता हूँ। एक मिनट, इनको थोड़ा सा करके ना, अभी करके, अभी देखे, बैठे बैठे आपने मुझे काम पे भी लगा दिया। इसको हम करते हैं, इसकी थोड़ी सी वेट को बड़ा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। ये आप इनका ना स्क्रीनशॉट ले ले। अभी नजर आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं, बताइएगा मुझे। अगर नजर आ रहे हैं तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप, वैसे भी स्क्रीनशॉट का जमाना है। नजर नहीं आ रहा? ये कैसे हो सकता है कि नजर नहीं आ रहा? इट इज विजिबल, इट इज विजिबल, यस। जूम कर दूं, टीसीएस ना कर दूं आपको? नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया है। जी। अच्छा, इसको मैं आगे करके ना, ये आगे भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। वैसे भी स्क्रीनशॉट का जमाना है, तो ये इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। इट्स क्लियर। या थैंक यू फजीलत। अच्छा, एक मिनट में और भी डेटा मेरे पास, इनकी मैंने एक वो स्लाइड सी बनाई हुई थी। ये जो प्लैनेट्स वगैरह है, इनकी डिस्टेंस वगैरह है, इनका पूरा ना मैंने वो बनाया हुआ था, वो क्लॉक करके ना, तो ऊपर कर दूं? जी जरा मैंने कर दिया, देखें आप। ये जो है ना, इनके तो ये क्या नाम है, इधर एक मैंने देखा हुआ था जो एशिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है, वो जो चाइना में है, यंगजी, तो उसकी तो काफी ज्यादा इधर आपके रेस्टोरेंट भी खुले हुए हैं। ये वाला पॉइंट्स जितने भी होते हैं फास्ट फूड वगैरह के,
तो ये नाम आपने देखा होगा ना। ये तो अभी जितनी भी है रिसेंटली, जितना भी ये, नीचे करूं, चले मैं नीचे कर देता हूँ। यस एग्जैक्टली, जरा सू कार्नर्स जितने भी है ना, तो ऐसे आप नाम देखो किसी ये देखे, ये मैंने नीचे कर दिया, इनकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा यूसुफ, पेपर टू की बुक जो है, वो आप ऐसा करें, आप एक मेरे पास जो है, क्या नाम है, एक यूनिवर्सिटी है उधर, क्या कहते हैं, इंडिया की एक यूनिवर्सिटी, नाम मैं भूल गया हूँ, नाम मैं सर्च कर लेता हूँ। तो उधर से मैंने कुछ फाइल्स पाक ये पोल साइंस के अपलोड उधर से डाउनलोड किए थे, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, पता नहीं कौन सी है वो, फाइल्स मेरे ख्याल से मेरे पास मौजूद होंगे, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी बिल्कुल कर सकते हो, ये सदका जारिया है, मैं जरूर आपको शेयर करूंगा। आप पढ़ने वाले बने। यस एग्जैक्टली, ये नाम गांधी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। थैंक यू, थैंक यू जिसने भी नाम सेंड कर दिया है मुझे। एक और फाइल में देख रहा हूँ, वो जो क्या कहते हैं प्लैनेट्स वाला, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तब तक सर भी आएंगे, ठीक है। तो वो फाइल मैं आपको शेयर कर दूं, ताकि जो पढ़ने आए हैं, ताकि उनको थोड़ा बहुत तो वो गाइडेंस तो मिल जाए ना। एक और फाइल मैं देख रहा हूँ, जो मेरे पास इधर थी तो सही, यूनिवर्स का, प्लैनेट्स वगैरह का, एक तो मेरे पास एडवांस कर देता हूँ। इसको भी मैं वर्ड में चेंज कर लेता हूँ, टेबल मुझे नहीं मिल रहा, वरना मैं आप लोगों को टेबल शेयर कर देता। ये मुझे बताइएगा, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये वाली जो फाइल है। जी बस सर, एमन बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। ये वाली फाइल है, आपको नजर आ रहे हैं, इनकी भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जूम कर दूं? अच्छा मैं जूम कर देता हूँ, एक मिनट। ये अभी देखे, ये अभी नजर आ रहे हैं। जी ये भी मैं सेंड कर देता हूँ, मैं सेंड कर देता हूँ। ये देखे ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप एक ही क्लिक में, मतलब इस पे आप पूरा एनालिसिस तो नहीं कर सकते ना कि इस पे आप सर्च करें, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको टेबल्स के फॉर्म में कुछ डाटा मिल जाता है, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसको मैं नीचे कर दूं, अर्थ से नीचे जाऊं, ये इनका वो किया हुआ है, ये सीक्वेंस वाइज है कि आपका फर्स्ट मरकरी है, क्लोजेस्ट टू द सन है, ठीक है ना। इनके साथ सारी डिटेल है। ये देखे, अर्थ से फिर हम आते हैं, ये देखें, फिर आपका ये देखिए, ये नेपच्यून आ गया, प्लेटो को हमने निकाल दिया है क्योंकि वो डार्क प्लेनेट है, ठीक है ना। तो वो अब प्लेनेट में नहीं आता। जी जी सलमान पूछिएगा। रिवीजन क्लासेस आपके एग्जाम से पहले हो जाएंगे जी, मैं ये भी शेयर कर देता हूँ आपको, अभी मैं ये कर देता हूँ। जिनके पास मोबाइल्स है वो इनकी स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा मैं आपको दिखाऊं, स्क्रीनशॉट ले लें। नो, मैं किसी से भी पूछ तो कि नवीद भाई का ऑफिशियल नंबर दे दे, वो आपको जरूर देंगे। सर एक बात में बहुत कंफ्यूजन है जी, कासिम क्या कंफ्यूजन है पूछिएगा ना। जी मैं इस्माइल, मैं सेंड कर रहा हूँ आपको। बस जो मोबाइल वाले हैं मैं उनका थोड़ा से पहले फैसिलिटेट कर दूं। पहले आप लोगों को किया था, लैपटॉप वालों को, अभी मोबाइल वालों की। जी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैंने ये कहा था कि उधर पोल साइंस का डेटा मौजूद है, जो पॉलिटिकल साइंस का उधर का डिपार्टमेंट है, आपका ऑनलाइन आ जाता है। जी मैं स्क्रोल कर रहा हूँ, ये देखिए अर्थ पे आ गए, इनका भी आप ले लो। जी मैंने अरूसा मैंने कर दिया है। इनका अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो फिर मुझे बताए, फिर नीचे स्लाइड्स में आपको दिखाऊं।
तो ये सारी इनके साथ इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार कौन सा है, ये देखे इंजीनियर साहब ने मेरा नंबर भी शेयर कर दिया, लेकिन वो शुक्र है सिर्फ मुझे मिला। अब इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तब तक मैं सोचा मैं आपको थोड़ा सा एंगेज कर लूं, कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं पढ़ने आए हो, बेशक तो ये भी आपको पढ़ने पढ़ाने वाली बातें हैं। तो इनको भी मैं ना फाइल में करके आपको मैं शेयर कर देता हूँ, मैं इधर ही चैट बॉक्स में कर रहा हूँ, ठीक है। मरकरी दिखा दूं, ये लीजिएगा, मरकरी लीजिएगा। ये स्टार्ट में सारी मरकरी आ गई। जी, LMS पे मेरा नंबर गिवन है। ये भी मैं शेयर कर रहा हूँ शादाब भाई, ये भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मरकरी का विजिट करवा दूं? नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा। आप खुद ही जाइएगा उधर, मैं चला गया तो मैं तो क्या कहते हैं वो, लोहा बन के वापस आ जाऊंगा। वो मेरे तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे, आपको पता तो है, फिर मैं उधर क्यों जाऊं। आपको पता तो है ना कि वो सिंगुलरिटी का, बिग बैंग का तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, है। वो एक्सपेंशन इतनी हो जाएगी, वो बिग बैंग के एविडेंसेस में आपने यूनिवर्स एक्सपेंशन की भी, वो जब आप एविडेंसेस देते हो ना, तो उसमें आपकी एक्सपेंशन का भी आप देते हो कि यूनिवर्स अब भी एक्सपैंड कर रहा है। तो मेरी पे वो थ्योरी अप्लाई हो जाएगी, मैं एक्सपैंड कर जाऊंगा, है। जी बिल्कुल, नमाज ब्रेक कर लीजिएगा। नहीं, मैं सिंधी नहीं हूँ, मैं पश्तो स्पीकर हूँ। जी बस आयशा सर आ रहे हैं, ये मैं फाइल में आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक मिनट, ये फाइल को ना मैं सेव कर लेता हूँ। ये मैंने प्लैनेट्स के नाम दे दिए इनको, ये मैंने प्लैनेट्स कर दिया, ठीक है। और ये फाइल आ गई आपकी तरफ। अच्छा, आप जुपिटर जाना चाहेंगे, चले जाइएगा जी। जी फरीहा बताइएगा। ये मैं आपको प्लैनेट्स का ये वाला डेटा भी भेज देता हूँ। जी जी, मैं भेज रहा हूँ आपको, मैं भेज रहा हूँ, एक मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। फाइल मेरी कहाँ सेव हो गई, ये अब मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा। हाँ, ये शुक्र है मिल गई है। इसको मैं सेव एज कर लूँ। और ये आ गई डेस्कटॉप पे। सर आ गए, सर अली। नहीं, मैं सारे, ये आप फाइल लीजिएगा, ये जो प्लैनेट्स वाला फाइल मांग रहे थे ना, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने प्लेनेट वाला शेयर कर दिया आपको, कहते हैं वो तो डेज वाला भी कर देता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। मेरी आवाज स्लो है, तो आपने मेरी सारी एनर्जी ड्रेन कर दी है, 1 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ। वर्ल्ड डेज वाला कर दूं? ये मैं आपको वो भी कर दूं? सर बस आ रहे, वो पूछ रहे, तो जी सर आ गए, जी बस सर आ गए, हम एक आधे मिनट में शुरू करेंगे। तो होप सो जिन्होंने नमाज पढ़नी थी उन्होंने नमाज पढ़ ली होगी। बाकी फाइल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, 1 मिनट अगर मेरे पास है तो मैं कर देता हूँ। नहीं तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा। अभी टाइम हम सर को देंगे, ठीक है।
स्पोर्ट्स। क्रिकेट के एमसीक्यूज आप खुद देख ले, जो मैंने शेयर करना था वो मैंने आपको कर दिया है। आपको अभी पाक अफेयर पढ़ाएंगे, सर अली पढ़ाएंगे, एक आधे मिनट बाद शुरू करेंगे, ठीक है? जी जी, बना लीजिएगा, कॉफी बनाए, चाय बनाए। नहीं, अभी आपको पढ़ाएंगे अब्दुल रहमान, बस। देखे ना, मैंने आपको इतना डेटा शेयर कर दिया तो आपका फायदा ही हुआ। जी जी, आए हैं, बस ज्वाइन कर रहे हैं, फिर स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है? जी, व्हाट्सएप पे भी ये जो डेटा है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। करंट अफेयर आपको सर हसन गोंदल साहब पढ़ाएंगे, ठीक है? तो उनकी भी कोई 4-5 लेक्चर्स होंगे, तो वो भी आपको करवा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। फर्स्ट माई ड्यू अपॉलोजी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी सारा लेट हो गया। होपफुली आपका टाइम जो है ना आपने बेटर यूटिलाइज कर लिया होगा। तो मैं लेक्चर 3 के उससे लॉग इन हूँ, उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। उन्होंने कहा था कि लेक्चर 2 है, तो आप अपना मैसेज सेलेक्ट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा। स्क्रीनिंग लेक्चर 2 के नाम से जो है ना, तो ठीक है। बहुत शुक्रिया। आप 1000 के करीब लोग, 900 के करीब लोग इधर हैं, तो हम क्विकली शुरू कर लेते हैं। तो ये जो है हमारी आज सेकंड क्लास है, पहला लेक्चर हुआ था। आपको स्लाइड्स, आपको जो सारे नोट्स हैं वो नवीद के थ्रू मिल जाएंगे, और स्क्रीनिंग के स्पेशली ठीक हो गया। तो हम शुरू कर लेते हैं। वी विल स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फर्स्ट। मुझे बस बता दीजिएगा, मैंने वन ऑफ द योर फेलो से पूछा तो उन्होंने कहा कि सर हमने मुस्लिम लीग तक पढ़ा था, तो आज हम उससे आगे पढ़े थे। इफ इट इज ट्रू तो हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है? चलें। थैंक यू इरफान एंड महानूर एंड आमना जी। पार्टीशन ऑफ बंगाल तक पढ़ा था, तो उसके बाद की सारी चीजें हैं, तो वी विल स्टडी। शुरू कर लें जी। तो आपने ब्रेक काफ़ी कर ली होगी, तो हम एट अ स्ट्रेच पढ़ेंगे, और एंड में आपका क्विज भी जो है ना वो हो जाएगा, ठीक? चलें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, 1905 के आगे से इस्माइल वी विल स्टार्ट। डियर फ्रेंड्स, 1905 मुस्लिम लीग, पार्टीशन ऑफ बंगाल, यहाँ तक जो है ना वो हो गया। तो उसके बाद जो एक अहम लिंक है, दैट इज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है निम्रा, लिखिए काइंडली। प्री पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में जो सबसे पहला हमारा एक्ट था, दैट वाज अमेंडमेंट 1859। एक चीज हमेशा याद रखनी है महाबच्चे कि जब 1857 में रूल था, वो किसका रूल था? मुगल्स का। मुगल्स से रूल लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल ट्रांसफर किया था किसको? क्वीन को, किंग को। क्वीन किंग से पहले इनडायरेक्टली जो रूल होता है उसमें गवर्नर जनरल होते थे। उसके बाद क्या होता है? वायसराय। जब उनका प्रोविंस, उनकी कॉलोनी, उनका सूबा डिक्लेयर हो जाता है तो वो वहां से होते हैं। तो सबसे पहला अब्दुर्रहमान बच्चे जो था वो 1859 था, जिसमें गवर्नर जनरल एक्ट उसे कहते हैं वो रिप्लेस किया गया। उसके बाद स्टार्ट में 1861 में लिटिल अबाउट लोकल कॉमन गवर्नेंस एक्ट आया, और उसके बाद 1892 में बहुत से एक्ट आए। लेकिन जो सबसे अहम आज का हमारा टॉपिक है, जहां से स्टार्ट करना है, वो है मंटो मार्ले रिफॉर्म्स। लिखें 1901, 1909 अपोलॉजी मंटो मार्ले रिफॉर्म। ठीक है। अब ये जो मंटो मार्ले रिफॉर्म्स थी, ये क्या थी? अब मंटो मार्ले रिफॉर्म में मंटो वायसराय था और मार्लो जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अक्सर जो है ना वो समझते हैं, ये पूछा जाता है कि मिंटो मार्ले रिफॉर्म, मंटो भी लिखते हैं, मिंटो भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें मंटो वाज वायसराय एंड मार्ले वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अक्सर जो भी इवेंट हो ना, दो तीन चीजें याद रखनी है कि उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था या उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनके मिनिस्टर को कहते हैं, वायसराय जो इधर था। ठीक हो गया ना? तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। मंटो मार्ले रिफॉर्म्स 1909 लिखें। 909 हो गया। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाती है। अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं? दो तीन मेन फीचर याद रखने हैं। फर्स्ट वाज कि इसमें एक ग्रेट पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए समझा गया, और इसकी बैकग्राउंड ये था कि जापान की जो विक्ट्री थी रशिया जापान वार में, उन्होंने कॉलोनीज को, फहीम बचे, एक कॉन्फिडेंस दिया कि जो कॉलोनी वाले लोग हैं वो भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और उस दौरान लिबरल पार्टी जो है ना केम टू पावर। एक चीज हमेशा याद रखनी है, ब्रिटेन ने उस वक्त आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करके दी जब लिबरल पार्टी पावर में थी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला बात जो अहम है वो लिखने हैं, लिखिए कि इसमें नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वायसराय और गवर्नर को इंक्रीज किया। फर्स्ट टाइम जो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ प्रोविंस थे वो इंक्रीज हुए। ठीक है। अक्सर बच्चे लास्ट स्लाइड में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ वो है, एक कॉन्टेक्स्ट है कि आपको याद रहेगा। ये अहम बात है। अगर आ जाए कि फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल की और वायसराय की और गवर्नर्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे आजकल असेंबली कहते हैं, तो इंक्रीज हुई मंटो मार्ले रिफॉर्म में। ठीक। नंबर टू, इंडियन वन इंक्लूडेड इन द काउंसिल। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको क्या कहते थे? आजकल का पार्लियामेंट, आजकल की लोअर हाउस। तो लिखें, फर्स्ट टाइम इंडियन कब इंक्लूड किए गए वायसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में? मंटो मार्ले रिफॉर्म में 1909। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव आती रहती है। ठीक है, कि फर्स्ट टाइम मार्ले रिफॉर्म्स। जी आसिफ भट्टू साहब, मैं बता दूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड हो जाएगी। ठीक है, चलें। अब अगली चीज, दूसरी अहम बात याद रखनी है कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड। अदनान, ये लिखें,
फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट ब्रिटिशर ने कब एक्सेप्ट किए? मंटो मार्ले रिफॉर्म। इंडियन पहली दफा कब इंक्लूड हुए? मंटो मार्ले रिफॉर्म। ठीक है भाई, फातिमा तुजारा लिख रहे हैं। नंबर 4, फर्स्ट टाइम किस इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया गया? वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसे आजकल आप कैबिनेट कहते हैं, वो थे SP सिन्हा। ठीक है, ये भी अक्सर ऑब्जेक्टिव आती है। कौन सा इंडियन था जो सबसे पहले मिनिस्टर बना? वो था SP सिन्हा, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है ना। रुबाब बच्चे, वो SP नहीं था, उसका नाम था सर्वानिस प्रसाद सिन्हा। ठीक है ना, हिंदुओं का नाम था। अब ये जो है ना, आफ्टर SP सिन्हा रिजाइन कर गए तो मुसलमान एक थे सैयद अली इमाम, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन बने। ठीक, ये 4 बातें आपने अलग-अलग से याद रखनी है। ठीक, ठीक है। चलो, अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड आ जाएगी। 4 बातें इसकी याद रखनी है अनीला बच्चे, कि फर्स्ट टाइम इंडियन कब इंक्लूड हुए? मंटो मार रिफॉर्म 1909 में। सेपरेट इलेक्टोरेट कब मिला मरियम? मंटो मार रिफॉर्म 1909 में। फर्स्ट टाइम इंडियन कब मिनिस्टर बनना शुरू हुए सानिया बच्चे? मंटो मार रिफॉर्म में। पहला इंडियन कौन था? SP सिन्हा, सतिंद्रा प्रश्ना सिन्हा इनका नाम था। लेकिन आपने बस SP सिन्हा याद रखना है। उसके बाद शाबाश, ये डियर फ्रेंड सैयद अली इमाम की वो है, पिक्चर है। इनसे रिलेटेड भी 1-2 ऑब्जेक्टिव आती रहती हैं, वो लिख लें। नंबर 1, इसको मैं, सैयद अली इमाम से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव आती रहती हैं, वो आपने इसमें से लिख लेनी है। ठीक है। अब्दुलरहमान बच्चे, पहली बात ये है कि ये 1882 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन बने। He was the first Indian who was nominated as member of Privy Council. प्रीवी काउंसिल कौन सी होती है? जो उनके लॉ को देखती है। ये लिख लें। फर्स्ट टाइम मिनिस्टर कौन बना? SP सिन्हा। प्रीवी काउंसिल में सबसे पहले कौन बना? सैयद अली इमाम, ये जज थे। ठीक है ना। और इन्होंने नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन कलकत्ता बनाई हुई थी। ये बहुत कम ऑब्जेक्टिव आती है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव बहुत आती है। इनकी किताब का नाम था स्पिरिट ऑफ इस्लाम, आपके CSS के कोर्स में भी शामिल है और बड़ी अहम किताब है। ठीक हो गया। 2 बातें सैयद अली इमाम से रिलेटेड याद रखनी है नयाब यूनिस। एक बात ये है कि ही वाज द फर्स्ट टू बिकम द मेंबर ऑफ प्रीवी काउंसिल, एंड नंबर 2, उनकी बुक का नाम था स्पिरिट ऑफ इस्लाम। ठीक, चलें, इसमें और कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव जो है ना वो इतनी ही आती है। ठीक हो गया वटू साहब, आगे चलते हैं। मरियम हुसैन, लखनऊ पैक्ट। अब ये जो है ना 1916 आ गया, लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव जो अहम अहम हैं वो है। ठीक है, अली इमाम जो है ना सैयद अमीर अली हैं, हाजरा कयूम उनका नाम था सैयद अमीर अली। ठीक हो गया ना। चलो, सैयद अमीर अली। ठीक है, चलो, ये सैयद अमीर अली इसमें अहम थे तो उनका वो लिखा आया था। चलो, अब लखनऊ पैक्ट लिखिए। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। मैडम सैयदा, आगे चलें। अब लखनऊ पैक्ट में क्या था? 2-3 चीजें अहम थी कि कायद आजम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की 1913 में, और कायद आजम ने कांग्रेस कब ज्वाइन की थी? 1905-6 में। ठीक है, शाबाश। हीरा बचे, प्रीवी काउंसिल वो होती है जो उनके लीगल मैटर्स को देखती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जो उनकी कैबिनेट होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जो उनके आजकल की पार्लियामेंट होती है, जिस तरह आपको समझ आएगी। ठीक हो गया।
हीरा सलीम, आपको बात समझ आ गई? चलो शाबाश। मुबशिर दोबारा सुने। प्रीवी काउंसिल लेजिस्लेशन जुडिशरी से रिलेटेड, एग्जेक्टिव काउंसिल आजकल की कैबिनेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल आजकल की लोअर हाउस पार्लियामेंट कहलाती थी। ठीक, चलो। कायद आजम ने कब ज्वाइन की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? 1913। कायद आजम ने कांग्रेस कब ज्वाइन की? 1906। कायद आजम ने कांग्रेस कब छोड़ी? ठीक है, समवेयर इन 1920। खैर देखते हैं अभी क्या था, आगे पढ़ते हैं। चलो, अब सानिया बच्चे, 1915 में देयर वाज अ एनुअल मीटिंग ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जिसमें यह फैसला हुआ कि नेक्स्ट ईयर हमारा सेशन होगा लखनऊ में, और उस सेशन में एक रिटन एग्रीमेंट हुआ दैट इज कॉल्ड लखनऊ पैक्ट। ठीक, जरनेश, कायद आजम ने एक 1916 में एग्रीमेंट कराया जिसका नाम था लखनऊ पैक्ट। ठीक है जी। इसके चीफ आर्किटेक्ट जो थे, जी हमारा बच्चे, दिस वाज मोर लाइक अ जुडिशियल बॉडी। ठीक है, चलें अब वापस लखनऊ पैक्ट में आए। चीफ आर्किटेक्ट जो थे दिस पैक्ट वाज मोहम्मद अली जिन्ना और मिसिस सरोजनी नायडू। ठीक है, मार बच्चे, कांग्रेस कायद आजम ने ज्वाइन की थी 1905 में। रिपीट करते हैं ना तो बाकियों का टाइम वो हो जाता है, तो आप काइंडली फोकस किया करें। चलें डियर फ्रेंड्स, लखनऊ पैक्ट कराने वाले चीफ आर्किटेक्ट कायद आजम के साथ मिसिस सरोजनी नायडू थी, नंबर वन। नंबर टू, जो मिसिस नायडू थी उन्होंने कायद आजम को टाइटल दिया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सानिया लिखिए, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल किसको दिया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। चलो शाबाश, मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आजम को टाइटल दिया गया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कब? लखनऊ पैक्ट के मौके पर। अब डियर फ्रेंड्स, 1916 के बाद मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। महाबचे, ये सर सैयद का टाइटल नहीं था, ठीक है, ये अलामा जिन्ना टाइटल, ठीक है ना। अब डियर फ्रेंड्स, 1919 में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होती है जिसे मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक, निमरा, इसमें जो है ना कुछ चीजें लिखें और फिर आबिद हुसैन, ठीक है जी, स्लो कर लेते हैं। ये लें मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। अब हमारा टॉपिक है मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, आगे चलें। अब डियर फ्रेंड्स, इसका लिटिल इंट्रोडक्शन ताकि आपको इतरत बच्चे कुछ समझ आ जाए। डियर फ्रेंड्स, इसमें मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जब 1909 में हुई तो ये अनसेटिस्फैक्टरी प्रूव्ड हुई। लोग इससे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग क्या थे, सेटिस्फाई नहीं थे। उस वक्त एडविन मॉन्टेगो वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बिल्किस बच्चे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये उनको मिनिस्टर कहते हैं। बर्तानिया में इंडिया के अफेयर्स को देखने का मिनिस्टर एडविन मॉन्टेगो थे, और चेल्मसफोर्ड वाज सेंट टू इंडिया एज अ न्यू वाइसराय, लॉर्ड चेल्मसफोर्ड। ठीक है, तो ये इनके दरमियान जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कराई दैट इज कॉल्ड मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक, ये लें, ये स्लाइड देख लीजिए। बिल्किस बच्चे, मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म 1919। ठीक है, इसमें मॉन्टेगो कौन था, चेल्मसफोर्ड कौन था, ये बता दिया। अब इसमें था क्या मेन पॉइंट? मेरीन, नंबर वन, सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज
कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। लिखें मुआज बच्चे, ये लें, ये लिख लिया करें बस क्विकली। देखें अगर आपने स्क्रीनशॉट करना है ना, तो उससे क्या होगा कि आपको फिर भी याद नहीं रहेगा। आप एक दफा सुन रहे हैं, एक दफा देख रहे हैं, एक दफा लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको रिकॉल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, हमारी कॉग्निशन जो है ना वो क्या कहती है उम्र बचे, कि आपको 4-5 चीजों से रिलेटेड हो ना चीज, तो वो फिर किसी ना किसी से रिकॉल हो जाती है। ठीक है मुआज, चलें आगे चलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि बाई कैमरा लेजिस्लेटर जो है ना उन्होंने प्रपोज की। पहली बात लिखें, बाई कैमरा लेजिस्लेचर, मोंटेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म कैमरा लेजिस्लेचर थी। अपर हाउस इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया, और लोअर हाउस इसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। चलें लिखिए, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी वो क्या थी, 2 हाउस थे। कौन कौन सा? अपर हाउस इसे क्या कहा गया अब्दुलरहमान? काउंसिल ऑफ स्टेट। और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव। अब जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी इसमें 60 मेंबर थे, और लेजिस्लेटिव असेंबली में 144। बस, इससे ज्यादा जो है ना पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। इसमें लिखा हुआ है कि 103 थे और वो थे। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास होती या इंडो पाक हिस्ट्री की होती तो हम फर्दर डेलिब्रेट करते। बहरहाल ब्रॉडर चीज माज बच्चे आपको पता होना चाहिए। पहली पहली क्या थी, मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म में बाय कैमरल लेजिस्लेटर प्रपोज की गई। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। बस, अगली चीज, अपर हाउस 5 साल, लोअर हाउस 3 साल की ड्यूरेशन के लिए था। अपर हाउस 5 years और लोअर हाउस 3 years के लिए था। शुजा, मुख्तलिफ नंबर मिलते हैं, इसलिए मैंने कहा है कि बस 2 ऑब्जेक्टिव लिख लें। एवरी सोर्स इज करेक्ट। दूसरी की बात थी सेंटर प्रोविंस रिलेशन। ठीक है, नहीं बच्चे, जब ऑब्जेक्टिव की हम क्लास लेते हैं ना, तो फिर उसको बस मेन चीजों तक रखते हैं। अब उनके बैक एंड पे हम अगर जाके पढ़ेंगे ना कि किसने इलेक्ट करना था, क्या फ्रेंचाइज थी, और वो सारा, फिर वो एक सब्जेक्टिव की क्लास हो जाती है ना। ठीक है, तो अगली बात, अब जो है ना मोंटेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म में कहा गया था कि हम 10 साल बाद इसको फिर ना रिव्यू भी कर लें। पहली बात क्या थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर। दूसरी बात थी सेंटर प्रोविंस रिलेशन। चले माज, सेंटर प्रोविंस रिलेशन में बहुत अहम एक चीज दी गई थी कि पावर वर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस। सेंटर और प्रोविंस में पावर डिवाइड किए गए थे। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे वो सेंटर की तरफ थे, और अनइम्पॉर्टेंट प्रोविंस की तरफ। इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कस्टम्स, इंडियन स्टेट्स के साथ रिलेशन, करेंसी एंड रेल। वो जो मेन फेडरल, आज भी वही फेडरल डिपार्टमेंट समझे जाते हैं। और इनके साथ जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे वो लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट आज भी जो है ना ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सानिया बच्चे, यस यू आर राइट कि इट वाज लाइक अ फेडरेशन सेटअप था। ठीक हो गया। अगली चीज जो थी कि सैलरी का था, इसको छोड़ दें। अगला जो अहम बात थी, दैट वाज डायरकी। शोएब बचे, दैट वाज डायरकी। 3 चीजें लिखें, मोंटेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स की 3 चीजें कौन कौन सी? नंबर 1, 2 houses, नंबर 2, सेंटर प्रोविंस रिलेशन, एंड नंबर 3, वेरी गुड महवेश। पहली बात 2 houses, दूसरी बात रिलेशन, तीसरी बात डायरकी। अब डायरकी हम पढ़ने लगे हैं। डायरकी क्या होता है? आजकल की जो मॉडर्न 18वीं तरमीम है ना, इसका पूरा नाम डायरकी था। ठीक है महवेश, डायरकी में ये था कि इट वाज अ डबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस।
ठीक है, मनाल ने पढ़ा हुआ है तो उन्होंने बड़ा अच्छा लफ्ज बोला, इट वाज कॉल्ड द रोल ऑफ टू। मेरीन अफजल, ये लखनऊ पैक्ट के पार्ट नहीं है, देखें जो आप लिंक मिस करेंगे ना वो हो जाएगा, देखें फॉर्म्स, ठीक है ना, ये वाला। अब ये वाला तो लखनऊ पैक्ट खत्म हो गया, अब ये देखिए आगे आ गया मॉन्टेगो टिल्मस पोल्ट्री फार्म, ठीक है। तो आपने बस उन चीजों को गौर से देखना है, समझना है, जहां से लिंक मिस हुआ तो मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा बता दूं। ठीक जी। अब हम पढ़ रहे हैं मॉन्टेगो टिल्मस पोल्ट्री फार्म्स। तीन बातें हैं इसमें, सेंटर प्रोविंस रिलेशन, नंबर टू डायरकी, एंड नंबर वन क्या था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब हम पढ़ रहे थे डायरकी। अब डायरकी में क्या था, डायरकी में सिस्टम ऑफ था, डबल गवर्नमेंट थी। प्रोविंशियल सब्जेक्ट दो हिस्सों में डिवाइड किए गए थे, एक को कहते थे ट्रांसफर्ड और एक को कहते थे रिजर्व। ये आप समझ लें डायरकी का सिस्टम क्या था। प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे ना वो दो थे, एक क्या ट्रांसफर्ड और एक क्या था रिजर्व्ड। अब उन्होंने ट्रांसफर्ड जो था वो सूबों को था, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, जबकि जो रिजर्व था वो फेडरेशन के पास था, ठीक है ना। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो मिनिस्टर चलाते थे, और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो सेक्रेटरीज चलाते थे, जो डायरेक्ट उनके अंडर होते थे। किन के अंडर होते थे, गवर्नर जनरल के, ठीक है। मलिक रजाक एक जब पढ़ लेते हैं ना फिर आप बेशक स्क्रीन शॉट कर लिया करें, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो है ना पहले सुना करें ना, मैं इसलिए आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये इतनी ज्यादा अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव एक एक दो दो तो उसकी होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या, बेसिकली इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर ट्रांसफर डिपार्टमेंट बाय रिजर्व डिपार्टमेंट, ठीक है। चलो, अब डियर फ्रेंड्स क्या था, डायरकी है। अब देखें, अगर आपने सुन लिया है ना तो आप लिखें तो आपको वो आ जाएगा। नंबर वन, डायरकी बेसिकली डबल गवर्नमेंट सिस्टम था। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको सब्जेक्ट वो थे, वायसराय खुद कंट्रोल करता था थ्रू सेक्रेटरी। ये प्रोविंशियल लेकिन कंट्रोल वहां से होते थे, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस। आज तक यही कुछ हो रहा है, पुलिस का आईजी फेडरेशन लगाता है लेकिन पुलिस है प्रोविंशियल। और वो नीचे कर दिया, सेम आज तक यही चला आ रहा है। वहां बचे कल्चर डिपार्टमेंट है और वाटर है फेडरल, ठीक है। तो बस ये समझना है डायरकी का सिस्टम। तो अगर आपसे पूछा जाए तो डायरकी कब आई, डायरकी कब आई, अब मैं आपको बताता हूँ मॉन्टेगो चेलमस फॉर रिफॉर्म का क्या है। अभी आप बाद में स्क्रीनशॉट कीजिएगा। आप बताएं कि मॉन्टेगो चेलमस फॉर रिफॉर्म कब आई। सारे बोले वेरी गुड, शाबाश, 1919, 1919। तीन पॉइंट कौन से अहम थे, नंबर वन टू हाउसेस, बाइकैमरल लेजिस्लेशन, नंबर टू हायरार्की, एंड नंबर थ्री सेंटर प्रोविंस रिलेशन। टू हाउस में कौन कौन से थे, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को क्या कहते थे, अपर हाउस को क्या कहते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल। शाबाश, इनके मेंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा था सेंटर प्रोविंस रिलेशन। सेंटर प्रोविंस रिलेशन में उन्होंने क्या किया, ठीक है ना, सेंट्रल सब्जेक्ट थे, कुछ क्या थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे। तो इसमें वो नहीं आती एडजेक्टिव। तीसरा अहम था डायरकी। अगर आपसे पूछा जाए डायरकी कब इंट्रोड्यूस किया गया तो मॉन्टेगो चेलमस रिफॉर्म 1919। डायरकी का क्या मतलब था, रूल ऑफ टू, डबल गवर्नमेंट,
कितने सब्जेक्ट थे? दो टाइप्स के थे, रिजर्व और ट्रांसफर। रिजर्व किसके पास थे? फेडरेशन के पास। ट्रांसफर किसके पास थे? सूबों के पास। तो इनडायरेक्टली ये कंट्रोल किया गया था। बस बात खत्म होगी। फाइव, अनीला, लीब, मरियम, तहरीम बचे, वेरी गुड, शाबाश, समझ आ गई ना? अब आपका मैसेज ऊपर चला गया। मैडम ने कहा कि सर जब ट्रांसफर था, रिजर्व था, उसका क्या फायदा? ये कंट्रोल एंड पावर फेडरल मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर लोकल है, वो उनके पास है, प्रोविंस के पास ने सोचना है कि जो 18 अमेंडमेंट और डायर की है इसमें ठीक हो गया। अगली चीज, जलियांवाला बाग ट्रेजिडी, लिखें शाबाश। जैनब, थैंक यू वेरी मच। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। इसको अमृतसर मैसकार भी कहते हैं। ये अमृतसर में हुआ था 1919। मुआज बचे, किसके पास कौन सा कंट्रोल था ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये याद करने की जरूरत जरूर है कि रिजर्व सब्जेक्ट किसके पास थे और ट्रांसफर सब्जेक्ट किसके पास थे, बस। चलें, अब जो डियर स्टूडेंट्स अगली बात, साना जलियांवाला बाग है 1919 में। तो अगली बात, फरमान बचे। अब बेसिकली रॉलेट एक्ट था ना, ये एक ब्लैक लॉ था जो 1919 में आया। लिखें, 1919 रॉलेट एक्ट। आप में से अगर कोई ट्राइबल एरिया से है तो वो जानता है कि देयर वाज अ लॉ कॉल्ड एफसीआर। ये एफसीआर का प्रीकर्सर था। हम लाइक इससे पहले जो है ना, नुमान बचे, शाबाश, एफसीआर का। तो इसमें जो है ना क्या था कि इसमें फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन जो थी, कोलेक्टिव पनिशमेंट, डिटैचमेंट, ट्रायल का, फेयर ट्रायल का हक ना देना, तो वो इस तरह का लॉ उन्होंने यहाँ पे भी लगा दिया। अब अरशद खान, दिलावर खान, इस्माइल खान, एमल खान बच्चे, आपने सारा पढ़ा हुआ है, हुरियम, शाबाश। अब इसमें क्या था कि इसमें लोग इसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और भी बहुत सी चीजें थी। उस वक्त पंजाब के जो गवर्नर थे माइकल ओडायर, उसने कहा कि मार्शल्लाह है, बहुत से लोग जो है ना उनको पता नहीं था। कुछ लोग जो है ना हो गए अमृतसर में, जलियांवाला एक जगह का नाम था, वहां पे एक पार्क था। तो ब्रिटिश जो इंडियन आर्मी थी उसने फायर खोल दिया जलियांवाला बाग में बैसाखी के मेले पर। ठीक हो गया ना? तो उससे जो है ना, कोई कहता है 400, कोई कहता है 4000, कोई कितने पीपल वर किल्ड। ठीक है, तो इसको क्या कहते थे? जलियांवाला बाग। बहुत सी जो है ना शबाज बचे वो हैं, मिलती हैं फिगर्स। तो ये ऑफिशियल उन्होंने मांगी थी, जब प्राइवेट सोर्स कहते हैं कि इससे ज्यादा भी, है ना? इसके ऊपर एक हंटर कमीशन बना था टू इंक्वायरी इनटू दी मैस कार। ठीक है, इस मैस कार को इंक्वायर करने के लिए एक हंटर कमीशन बना था। ठीक है, कायनात कहते हैं कि उधम सिंह आजकल उन्होंने फिल्म बनाई है, तो वो कौन था उधम सिंह कायनात? अली रजा कौन था? शाबाश। ठीक है ना, उधम सिंह एक इंडियन था, सिख था, उसने उसको मार दिया था। तो रोलट एक्ट भी अभी पढ़ते हैं, रेवोल्यूशनरी था। ये जलियांवाला बाग को अमृतसर मैसकार भी कहते हैं, ये मैंने पढ़ाया है। ठीक हो गया ना? शाबाश। उधम सिंह मूवी देखी है ना? चलो शाबाश शाबाश, वो खास बच्चे वो देखना है, महरीन, यस। चलो वापस क्लास में जी। अब डियर फ्रेंड, जलियांवाला बाग की 3 ऑब्जेक्टिव आपको आनी चाहिए। जलियांवाला मैसकार कब हुआ? 1919। क्या था? बैसाखी के मेले पे थे। क्यों थे? रॉलेट एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। किसने कहा गोली चलाने का? माइकल ओडायर।
किसने गोलियां चलाई? जनरल डायर ने। ठीक हो गया ना? इस पे कौन सा सानिया बचे कमीशन बना? हंटर कमीशन, जिसने इंक्वायरी की। बस बात खत्म। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। इस्माइल खान, यस। उसको जो है ना ब्रिगेडियर जनरल उस वक्त कहते थे, फिर मेजर जनरल कहते थे, फिर उसको, क्योंकि वो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार वो होते थे ना। ठीक है ना? इस्माइल खान, चलो यही ना अमल। जलियांवाला बाग की 3 बातें होनी चाहिए। बेसिकली रोलेट एक्ट जो है ना, वही जिस तरह मैंने कहा कि डिटेंशन विदाउट बेल, राइट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, और ये इस तरह के जो है ना वो थे। चलें, कंप्लीट स्लाइड एक दफा अमल खान ये लें, रोलेट एक्ट, हंटर कमीशन, ये लिख लें, ले लें। अशे, चलो शाबाश। नेट स्लो हो गया था, एक बार बता दें दोबारा। हमने पढ़ा रोलेट एक्ट माज बचे, उसकी वजह से लोग एहतजाज कर रहे थे। इसे जलियांवाला बाग मैसकार भी कहते हैं, अमृतसर मैसकार भी कहते हैं। ठीक हो गया ना? अब इसमें क्या था कि माइकल ओडायर ने मार्शल लगाया, लोग इकट्ठे हो गए, जलियांवाला बाग में फायरिंग हो गई। ठीक है ना? फायरिंग करने वाला कौन था? जनरल डायर, ब्रिगेडियर जनरल कहते थे उसे। कहते हैं 300, कहते हैं 400, 1400, 1300, वेरियस फिगर मिलेंगे, लोग को मार दिया गया। उस पे हंटर कमीशन बना। ठीक है, चलो शाबाश। जी जी, सानिया बचे, उनमें से पढ़ना चाहिए, उसमें से भी पढ़ना चाहिए। तो यही है कि इसमें से रोलर टेक्स्ट वैसे था क्या ना, तो मैंने इसलिए आपको बताया कि ये क्या था। इसमें से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव आती है कि रोलर टेक्स्ट कब आया। चलो अगली बात। अब डियर फ्रेंड्स क्या हो गया कि दिल्ली प्रपोजल आ गई। ठीक है, दिल्ली प्रपोजल 1920। इसके बाद जो मेन सवाल है वो है हमारा खिलाफत मूवमेंट। इनामुल्लाह बच्चे, ये स्लाइड से मैं तस्वीरें वस्वीरें हटा के ना, तो फिर जो है ना आपको वो बताऊंगा नवीद के थ्रू स्लाइड्स। ठीक है, 1920 खिलाफत मूवमेंट। अगला हमारा टॉपिक खिलाफत मूवमेंट। छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव याद रखनी है। सानिया, हो गया? लो जी। ये फ्रेंड्स, खिलाफत किसने बनाई थी? इसको कहते थे मुस्लिम रूल था। उर्तुल ड्रामा आपने देखा, उनका बेटा था उस्मान, उस्मान बिन उर्तुल। इनको सल्तनत उस्मानिया भी कहते हैं। इतरत बच्चे, इनको ऑटोमन एम्पायर भी कहते हैं, इनको सल्तनत उस्मानिया भी कहते हैं। ये टर्की में एस्टेब्लिश हुई 1299 में, और 1924 तक ऑलमोस्ट 625 ईयर्स रही। अब अगर वॉइस का इशू है तो मैं आई थिंक के बाकी उनमें क्लियर है, आप ये इसमें से देख लीजिए। क्लियर है, चलें ठीक है। चलो चलो अगली बात। इनका मोटो था दौलत अब्द मुद्दत, इटरनल स्टेट। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो इस पे मैंने एक तस्वीर लगाई हुई है, मैप लगाया हुआ है, जो आपके अटलांटिक ओशन स्पेन से शुरू होता है। जरा गौर से देखिएगा, पूरा यूरोप, अफ्रीका, एशिया में कैस्पियन सी, सेंट्रल एशिया तक होता है। तो उस वक्त 1299 में, जरा गौर से देखें, 1299 में दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट थे? 1299 में
कितने कॉन्टिनेंट थे? हमरा बच्चे, दिल्ली प्रपोजल हम पढ़ते हैं। कोई कहता है 3 थे, कोई कहता है 5 थे, 7, 7, देयर वर 7, 3 वर नोन। अमेरिका बाद में दरियाफ्त हुआ, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये बाद में दरियाफ्त हुआ, ठीक है ना। अमेरिका को फिर आपने 2 हिस्सों में बांट दिया, शुमाली अमेरिका और साउथ अमेरिका। शाबाश, वेरी गुड। तो फाइका समन बच्चे उस वक्त थे 7। देयर वर 7 कॉन्टिनेंट बट 3 वर नोन। तो जितने नोन थे उन सब का जो है ना ये हुक्मरान थे, रूलर थे। ठीक है इस्माइल, सानिया, सानिया बच्चे, फैसल, फरहान, शाबाश। चलो, अब डियर फ्रेंड्स, आजकल 48 अंपायर मुल्क बनते हैं, जरा इसमें से गिन लें तो ये सारे जो है ना। खैर, अब डियर फ्रेंड्स, ऑटोमन अंपायर की कुछ ऑब्जेक्टिव लिखें। इट वाज फाउंडेड इन 1299। जिशान, चलो शाबाश। मैंने कहा आजकल के 48 बनते हैं, उस वक्त 7-8 होंगे। ऑटोमन अंपायर वाज फाउंडेड इन 1299। अब ये जो खिलाफत होती है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं, पॉलिटिकल और रिलीजियस। पॉलिटिकल हेड खलीफा, रिलीजियस हेड खलीफा। तो जो पॉलिटिकल पार्ट था, सल्तनत, दैट वाज एबॉलिश इन 1 नवंबर 1922। और ये पार्ट मिल गया टर्की को कब? 29 अक्टूबर 1923 को। टर्की कब बना? 29 अक्टूबर 1923। और जो कैलिफेट्स थी, इट वाज एबॉलिश ऑन 3 मार्च 1924। कैलिफेट्स कब एबॉलिश हुई? 3 मार्च 1924। ठीक। चलो, अब डेट आपने अपने तौर पे याद रखनी है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ओटोमन अंपायर किसने बनाई? उस्मान बिन उर्तुल ने। जवाब देते जाए, कब बनी? 1299। हम ऐसे कह रहे हैं उस्मान जिस तरह हमारा मोहल्लेदार हो भी, सर उस्मान ने बनाई थी। उस्मान बिन उर्तुल भाई, ठीक है ना शुजा, समझ आ गया ना। मैंने कहा किसने बनाई है, कहते सर उस्मान ने बनाई है, ठीक है ना। चलें, खैर कोई बात नहीं है। चलो, डेट याद करें आप बच्चे। अब कोई और पूछता तो मैं कहता कि डेट कैसे याद करनी होती है, ठीक है ना। डेट खुद ब खुद याद हो जाती है भाई। इस्माइल खान है, ईशान, समझ आ गया ना? डेट, आप कहते हैं सर हमें डेट याद नहीं होती, मैं कहता हूँ मुझे डेट भूलती नहीं है, ठीक है ना। चलो वापस क्लास में, ये इसका तरीका कोई नहीं होता है, हमें यहाँ खुद ब खुद याद हो जाती है। चलो वापस वापस, मुआज हंसना नहीं है, वापस है। एमसीक्यू की डेट्स आप क्या समझ रहे हो यार, अरूसा। चलो शाबाश वाबाश। शेर भी सुनाता हूँ, इधर आप क्लास में आप देखना, अब आप मेन उस पे आ गए। चलो वापस जी। ऑटोमन एम्पायर कब बनी जी? 1299 में। कब खत्म हुई? 1924 को। इसमें जो सल्तनत का पार्ट था वो कब एबॉलिश हुआ? 1922 को। ये कब बना? 1923 में। खिलाफत कब एबॉलिश हुई? 1924 में। ठीक है, अब इनकी डेट्स याद कर लेते हैं। सल्तनत एबॉलिश हुई 1 नवंबर। किसी की 1 नवंबर डेट ऑफ बर्थ है, महा, किसी की 1 नवंबर डेट ऑफ बर्थ है, अब 1000 लोग हैं, किसी की तो होगी ना। नहीं है तो याद रख लें उनकी कब है, उनकी तो डेट याद रख लें। अली रजा की है, चलो आपके फ्रेंड की है। चलो चलो वापस। अच्छा चलें, टर्की कब बना? 29 अक्टूबर को। किसी की 29 अक्टूबर है। अच्छा, माम कहती हैं उनके 1 जनवरी को है। चलें, थैंक यू वेरी मच माम, आप पहले बताते तो आपको मुबारक दे और उनको भी देते। ओके चलें। और 29 अक्टूबर को किसी न किसी की होगी शुएब। चलें, उसके बाद है 3 मार्च 1924, जो कैलिफेट अबॉलिश हुई।
अंदलीब गुल आपकी है, चलें हैप्पी बर्थडे। गुड शाबाश। सर ने इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा है सर, खिलाफत लेट क्यों अबॉलिश हुई? अब बेसिकली सारा बच्चे क्या था कि पहला पार्ट था जो पॉलिटिकल रूल का, वो खत्म हो गया, वो खुल गया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ने खुद खिलाफत अबॉलिश की थी। पॉलिटिकल पार्ट किसने अबॉलिश किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद? अल्लाह ही ने। हम किसके साथ थे? एक्सिस के साथ। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ज़ाहिर ने कहा सर कैलिफेट्स और खिलाफत के अबॉलिशमेंट में क्या फर्क है? देखें, जो खिलाफत होती है ना, खिलाफत जरा इसको देखें। जो खिलाफत थी ना, इसमें पॉलिटिकल रूल होता है और रिलीजियस रूल होता है। दोनों रूल जिसके पास हो दैट इज कॉल्ड खलीफा, ठीक है ना, और उसका रूल इज कॉल्ड खिलाफत। अब पॉलिटिकल पार्ट तो खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, आपका रिलीजियस पार्ट नहीं खत्म किया था। रिलीजियस पार्ट जो है ना, खुद फिर टर्की ने खत्म किया था, खिलाफत को अबॉलिश किया था कमाल अतातुर्क ने। वेरी वेरी राइट फाइका, वेरी गुड। चलो वापस क्लास में। अब क्या हुआ कि इसकी जो रीजंस थी वो कोई ऐसी बात नहीं है, और कोर्ट्स ऑफ स्ट्रगल में खिलाफत कमेटी ये भी नहीं है। चले, मूवमेंट कब एंड हुई? इस मूवमेंट को ज़ारा बच्चे लीड कर रहा था, गांधी और बाकी सारे लोग। तो मूवमेंट कब एंड हुई? इंसिडेंट्स ऑफ चोरा चोरी हुआ, ठीक है ना, 1922 में। ये गोरखपुर है, यूपी में। आंसर बचे, सब कॉन्टिनेंट वाज नॉट पार्ट ऑफ खिलाफत। जी, चोरा चोरी का बता दें मुआज बचे, तो फिर वो आप हंसेंगे। वो कहते नहीं है चोरा चोरी गने के खेत में, वो चोरा चोरी होती है मेरे ख्याल में ना। तो वो, ये चोरा चोरी इलाके का नाम है, शहर का नाम है, उसका डिस्ट्रिक्ट था गोरखपुर, सूबा था यूपी। उसमें 1922 को आयशा बच्चे उन्होंने कुछ वायलेंस किया था, सरकारी दफ्तरों में तोड़ फोड़ की थी। तो गांधी ने कहा था कि मूवमेंट वायलेंस हो गया है तो मूवमेंट खत्म। गांधी के अदम तशद्दुद, नॉन वायलेंस फलसफे को कहते थे अहिंसा। लिखें शाबाश, नॉन वायलेंस मूवमेंट ऑफ गांधी इज कॉल्ड अहिंसा, AHINSA, अहिंसा, ठीक है। चलो, मूवमेंट खत्म हुई। उस वक्त जो है ना, अजमल खान प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर मुख्तार अंसारी जनरल सेक्रेटरी। और मूवमेंट खत्म हुई 13 फरवरी 1922 को। 13 फरवरी को मोहम्मद शुएब बच्चे, क्यों? क्योंकि 14 फरवरी को उन्होंने कहीं जाना होगा, तो उन्होंने कहा अभी मूवमेंट खत्म, आप अपने अपने घर जाओ, ठीक है ना। तो ये तो आपको नहीं भूलेगी ना अनुमान। अब मैडम आपने कहा था कि डेट्स कैसे याद होती हैं, तो आप देखें, आपको आपको भूलेगा कभी कि खिलाफत मूवमेंट कब खत्म हुई? 13 फरवरी 1922, ठीक है ना बुशरा खान। वहां उस टाइम पता नहीं जाते थे नहीं जाते थे, लेकिन आपको याद तो रहेगा ना। समझ आ गया ना? चलो वापस क्लास में। चलो, खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गई है। अब हमसे, हाँ, शबाज ने कहा है कि जो है ना, ओके चलो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है कि, खैर ये आपने नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। उसके बाद आ गया, यस, इसके बाद आ गया दिल्ली प्रपोजल। चलो जी, अब आ गया 1922। उसके बाद आ गया दिल्ली प्रपोजल। जी जी, स्लाइड्स में ना देखे ना, मैंने कोई तस्वीरें तस्वीरें इधर उधर लगाई होती हैं, शेर लिखे होते हैं। तो अमन बचे, फिर वो आप क्या करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो वो मैं कोशिश करूंगा कि इनको ट्रिम करके आपको कोऑर्डिनेटर के थ्रू, नवीद के थ्रू भिजवा दें, उन्होंने खुद भी भेजा होगा, ठीक है। जी जी, मेरीन वो भी मिल जाएंगे आप, चलें। अब अगला पार्ट आ गया दिल्ली प्रपोजल। दिल्ली प्रपोजल पे जाने से पहले खिलाफत मूवमेंट का रैप अप करा दूं। जब मैं कहता हूं ना कि आप रैप अप कर लें, रिकॉल कर लें, तो आप ना अपने नोट्स पे रिलाय ना किया करें, रिलाय ऑन योर मेमोरी।
कुछ चीजें वैसे ही याद होंगी। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना। सलमान बच्चे, लाइबा, मैं अभी बताता हूँ कि जो अहम ऑब्जेक्टिव है ना वो कौन कौन सी है। नंबर वन, आपने लिखना नहीं है, नहीं लिखा कोई बात नहीं है, जस्ट गिव मी एन आंसर, आप टाइप करते जाइएगा। खिलाफत किसने एस्टेब्लिश की? उस्मान बिन उर्तुल। कब एस्टेब्लिश हुई? कब एस्टेब्लिश हुई? 1299। कब खत्म हुई? 1924। शाबाश। कितने पार्ट थे? दो, एक पॉलिटिकल और एक रिलीजियस। पॉलिटिकल पार्ट कब खत्म हुआ? 1922। रिलीजियस पार्ट कब खत्म हुआ? 1924। पॉलिटिकल पार्ट खत्म हो के किसको मिला? टर्की को। कब? 1923। अब इनकी डेट्स याद कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्ट कब खत्म हुआ? 1 नवंबर। ठीक है। टर्की को कब मिला? 29 अक्टूबर। और महरीन, रिलीजियस पार्ट, 3 मार्च। शाबाश। मूवमेंट खत्म कब हुई? ये तो आपको वैसे पहले आप मुस्कुराएंगे फिर आप मैसेज करेंगे। मूवमेंट खत्म कब हुई? 13 फरवरी के आगे भी लिखना है, ठीक है ना। 1922। बादशाह, इतनी सी बात है। अब उसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव क्लास थी कि उस वक्त कांग्रेस के सदर हकीम अजमल खान और सेक्रेटरी डॉक्टर मुख्तार अंसारी थे। इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं आती, बस बात खत्म। ठीक है, इतनी सी बात है जी। टेस्ट होगा क्या बच्चे? हर क्लास के बाद टेस्ट होगा, 9 बजे टेस्ट होगा। ठीक हो गया ना। शाबाश। ये तो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट लूंगा ना। अब लिखें दहली प्रपोजल वापस क्लास में। दिल्ली से जो प्रपोजल आई शुजा नाजिम, वो कौन सी थी? ठीक है ना, ये वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल थी, ये कोई दूसरी वाली नहीं थी। शुजा नाजिम, महमूद सईद। हमारी प्रपोजल कहाँ से आती हैं? सिर्फ पुप्पो के घर से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल थी महाबच्चे। ये थी 20 मार्च 1927। ठीक है ना। मामू के घर से आती है महवेश। मामू तो अच्छे होते हैं, आपने फिर वो। चलो चलो वापस क्लास में वापस। या मामू पुप्पो कहाँ से ले आते हैं क्लास में? दिल्ली प्रपोजल डियर फ्रेंड्स, बेसिकली अब खिलाफत मूवमेंट खत्म हुई। अब आप इसका लिंक सुन लें। फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, तो उस वक्त लॉर्ड चेल्मसफोर्ड ने कहा था कि आप हमें हेल्प करें फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर देंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में जो मुसलमानों की प्रपोजल थी, दैट इज कॉल्ड दिल्ली प्रपोजल। बस, ठीक हो गया ना। डॉक्टर अब्दुल्ला, दिल्ली प्रपोजल थी, इसमें कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने कहा था कि सिंध को बॉम्बे से अलहदा करें, केपी में रिफॉर्म करें, 1/3 रिप्रेजेंटेशन दें। ठीक है ना। मरीना से मैंने बताया प्रपोजल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स थी मुस्लिम्स और मुस्लिम लीग। बस बैकग्राउंड बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने कहा था कि आप हमें सपोर्ट करें ब्रिटिशर ने, तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर दें। तो उससे पहले और बात की जरूरत नहीं है, वो लिंक के लिए आपको बताता हूँ। पूछ लें प्रपोजल मार्च 20 1927 और ये मुसलमान। ठीक मरीना बचे। अब आगे इसमें कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं। अब बेसिकली उस वक्त ये ऑब्जेक्टिव याद रखने की जरूरत है। सानिया, लॉर्ड बर्कन हेड, इन्होंने कहा था कि इंडिया चोर। उन्होंने कहा अगर आप मैच्योर है ना, तो हमें जो है ना जरा वो करें, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज बना के दें। तो उन्होंने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जो रिपोर्ट बनाई, दैट इज कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट। वो हम इससे आगे पढ़ेंगे। लास्ट स्लाइड दिखा दूं, ये ले लास्ट स्लाइड देख लें सैयदा। असल बात जो याद रखने की है, जब लॉर्ड बर्कन हेड ने चैलेंज किया था और कहा था कि यू आर पोलिटिकली इमेच्योर। ठीक। चलो जी, अब इनकी चैलेंज को कवर करते हमने रिपोर्ट बनाई, दैट इज कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट। लेकिन उन्होंने उससे पहले हम एक वो भेजा साइमन कमीशन,
3 फरवरी 1928 को। लिखें 3 फरवरी 1928 को। फहीम, वेरी गुड, शाबाश। पहली प्रपोजल मुसलमानों की थी, रिजेक्ट हो गई। लॉर्ड बर्कन ने कहा कि आप इमेच्योर हैं, हम आपको सैमन कमीशन भेज रहे हैं, तो वो आपको प्रपोजल बना के देगा 3 फरवरी 1928 को। ठीक है ना? डियर फ्रेंड्स, सैमन कमीशन, ठीक है, कि एक रुकन था सर ब्रूक साइमन। जी जी, मैं बताता हूँ कि इनके डेट्स क्या थी। सेलमन एटली, ठीक है ना, सर ब्रूक साइमन एंड लॉर्ड सेलमन एटली, ये साइमन थे जो कमीशन के हेड थे, और लॉर्ड एटली इसके सन थे। ठीक, यही लॉर्ड एटली जो थे, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने फिर मुसलमान को आजादी दी। ठीक है, जी जी, इनके नाम अजीब हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब बेसिकली जो सैमन कमीशन था, ये 1927 में भेजा गया कि मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड को रिफॉर्म करें और इनको, मुसलमानों को, कांग्रेस को सिखाएं कि क्या था। इसमें मुसलमानों ने, एक ग्रुप ने एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने, उन्होंने वो किया, खैर एनी हाउ, ठीक हो गया। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये था कि डायरकी अबॉलिश करें और फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस करें। एमन, चलो शाबाश। एमन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया? डायरकी को अबॉलिश करें और फेडरल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करें, ये एक ही बात है। डियर फ्रेंड्स, इसको लाला लाजपत राय ने अपोज किया। नूर बच्चे समझाता हूँ साइमन कमीशन, ठीक है ना, मैं बताता हूँ। फहीम, आप पहले लिख लें ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। डियर फ्रेंड, यही लाला लाजपत राय थे, सना बच्चे, जिनकी माँ के नाम पे इन्होंने गुलाब देवी हॉस्पिटल बनाया। ठीक, इन्होंने क्या किया? गुलाब देवी हॉस्पिटल बनाया। मैं अब आपको साइमन कमीशन दोबारा पढ़ा देता हूँ। ठीक, अब जो सबसे अहम चीज थी वो ये थी कि जब डायरकी आ गई और खत्म हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, तो लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा कि भाई आप जो है ना इमेच्योर हैं, तो आपको हम क्या करते हैं कि चैलेंज करते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल बना के दें। ठीक, अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल को उन्होंने क्या नाम दिया? साइमन कमीशन। ठीक है, अब इस साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो ये बेसिकली 1927 में आया, 1928 तक 3-4 माह थे, लेट नवंबर में आया थे, तो वो वहां तक रहे। इन दो रुकन थे, ब्रूक साइमन और सेलमन एटली। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डायरकी को खत्म करके फेडरल गवर्नमेंट को, फेडरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का कहा। ठीक है ना? जो आपने सवाल पूछा कि सर डायरकी और फेडरल सिस्टम में क्या फर्क है, वो ये होता है कि डायरकी इज अ लूज ट्रांसफर ऑफ पावर। उसमें स्टिल आपको फेडरल को ज्यादा कंट्रोल होता है, स्ट्रॉन्ग फेडरल कंट्रोल होता है। उससे थोड़ा सा लूज डायरकी, और उससे बिल्कुल लूज फेडरेशन को क्या कहते हैं? कंसिडरेशन। ठीक है ना?
उसके बाद जो है ना और किसी चीज की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें शाबाश। अब डियर फ्रेंड्स, मैंने वैसे ही आपको पढ़ाया कि 30 अक्टूबर को जब वो लाहौर आए तो उनका लाजपत राय और ये सारा कुछ हुआ था। खैर, अब डियर फ्रेंड्स, ये भी सना बच्चे हो गया। सिंपल सी बात याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल मुसलमानों की क्या कहलाती हैं? दिल्ली प्रपोजल। ये ब्रियर ने और उन्होंने रिजेक्ट कर दी। लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा कि आप इमेच्योर हैं, तो उन्होंने साइमन कमीशन भेजा, रिपोर्ट दी, जिसमें कहा कि डायरकी खत्म करके फेडरेशन दें, बस बात खत्म। इससे ज्यादा उसके करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। अब मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने और हिंदू ने मिलकर एक कमेटी बनाई, जिस रिपोर्ट से कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। उसे क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। ये अगस्त 1928 में प्रेजेंट की गई। ठीक हो गया। अब इसमें बेसिकली जो रिपोर्ट थी, जो कमेटी थी, दैट वाज हेडेड बाय पंडित मोतीलाल नेहरू। लेकिन नेहरू रिपोर्ट किसने दी? मोतीलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू फहीम बच्चे उनका बेटा था। जवाहरलाल नेहरू उनका बेटा। अक्सर हम इनको कंफ्यूज कर जाते। इसमें मुसलमानों के दो रुकन अहम थे, सैयद अली इमाम और सर शुएब कुरैशी। ये याद रखना है। सर ऑब्जेक्टिव आती है कि नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के मेंबर कौन थे? सैयद अली इमाम एंड शुएब कुरैशी। ठीक हो गया जी, लिखा गया ना। अगली बात, अब इसमें याद रखने वाली एक दो चीजें हैं, और वो ये हैं कि इंडिया को उन्होंने कहा था डोमिनियन स्टेटस मांगा था नेहरू रिपोर्ट में। और किसी चीज के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रखने की जरूरत है कि नेहरू रिपोर्ट की गई कि हिंदू जो है उनका हिंदी इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना। ठीक, प्रीवियस स्लाइड्स हैं हम बच्चे, मैंने देखे, मैं कुछ भी सिर्फ आया सुने दोबारा। इसलिए ना मैं कहता हूँ आयशा बच्चे आप लिखा करें, तो फिर मैं रिवाइज कराऊंगा तो आपको समझ आएगी। अब लिखें, कांग्रेस प्लस मुस्लिम प्लस ब्रिटिशर ने मिल के एक कमेटी बनाई। द कमेटी वाज मोतीलाल। दो बातें, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी अगस्त 1928। तीन बातें, इसमें मुसलमान के उनको सैयद अली इमाम और शुएब कुछ। ठीक, बस ज्यादा लिखना ही नहीं है। एक बात मैंने लिखवाई, इसमें इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था। बात यह है कि नेहरू रिपोर्ट में क्या मांगा गया था? डोमिनियन स्टेटस, गवर्नमेंट, सेल्फ रूल। क्या डोमिनियन स्टेटस? ये होता है कि जहां पे आपका हेड ऑफ स्टेट किंग या क्वीन होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट का अपना होता है। पिछले दिनों एक कंट्री ने अपना डोमिनियन स्टेटस खत्म करके क्वीन को कहा कि हमारा सदर हो। कौन सा था? बारबाडोस। वेरी गुड, शाबाश। उनको जो है ना वो मिली, कब मिली? तकरीबन नवंबर में। उन्होंने कहा कि वो वेरी गुड, शाबाश, तो क्वीन एग्री करेंगे। ये उस वो भी यही चाह रहे थे कि हुकूमत हमारी अपनी हो और बाकी। अभी डोमिनियन स्टेटस मोर लाइकली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इनका चला जा रहा है। ठीक है, 26 नवंबर को
ये बारबाडोस को मिला। आपको करंट अफेयर में आ सकता है। अब यार मैंने कहा इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही सारी चीज। एक चीज मैंने बताई कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने का कहा गया। ठीक। अगली चीज जो अहम है इसमें ऑब्जेक्टिव है वो है, चलें, थैंक यू वेरी मच उमे लैला, कि कायद आजम ने कब कहा था कि इट इज टर्निंग पॉइंट एंड पार्टिंग ऑफ द वेज, नेहरू रिपोर्ट के मौका पर। चलें, ये ऑब्जेक्टिव लिखें। कायद आजम ने कब कहा कि इट इज टर्निंग पॉइंट? कायद आजम तो पहले एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी थे। उन्होंने कहा था ये नेहरू रिपोर्ट के मौका पर कि इट इज पार्टिंग ऑफ द वेज। शाबाश। ठीक है। उमेर, मैंने बताया डोमेनियन स्टेटस वो होता है जब आपका हेड ऑफ स्टेट किंग या क्वीन हो और गवर्नमेंट आपकी अपनी हो, लाइक कनाडा, न्यूजीलैंड। फिर मैंने पूछा कि अभी एक कंट्री ने अपना डोमेनियन स्टेटस खत्म किया, दैट वाज बारबाडोस, 26 नवंबर को। चलो, हमने क्यों कहा, महरोश कहते हैं कि इट इज पार्टिंग ऑफ द वेज, टर्निंग पॉइंट, के नेहरू को पॉइंट्स थे वो इतने थे कि मुसलमानों को डेथ वारंट थे। यही बात महरोश बच्चे मुसलमानों को समझ नहीं आई, लेकिन जौहर बिरादरान ने, मौलाना जौहर ने जब कहा ना कि जवानी में मुझे कुत्ते पालने का शौक था और कुत्ते भी वो हाल नहीं करते जो नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों का किया, तो बात समझ आ गई। असल बात ये थी। ठीक है ना। चलें सानिया बच्चे, अब अगली बात आ गई कैद आजम के 14 नुकात। कैद आजम के 14 नुकात। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो कैद आजम के 14 पॉइंट्स हैं ये मार्च 1929 को प्रेजेंट किए गए। ठीक। मुसलमान नेहरू रिपोर्ट को अपना डेथ वारंट समझते थे, तो मुसलमानों ने कहा कि ये हमें कबूल नहीं है। तो सारे मुसलमान इकट्ठे हुए किन के पास, कायद के पास, और कहा कि आप हमारे लिए कुछ करें। तो कायद आजम ने अपने फेमस 14 पॉइंट्स दिए। मैं रोश बच्चे, आपको 14 पॉइंट्स आते हैं? कौन कौन से 14 पॉइंट्स आते हैं? फहीम, सानिया, आपको 14 पॉइंट किसी को आते हैं? 13 आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 11 आते हैं मेरे वाले, पहले मैंने पढ़ाया था आपको। चले, नहीं पढ़ाया आते हैं तो डिफरेंस। हाँ, सिंध को बम्बई से अलग करें। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, पता है क्या हुआ? हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे ना, मैडम सैयदा इकरा, तो हमें 40 पॉइंट नहीं आते थे, 2 3 4 आते थे, लेकिन हमने फिर भी उनको 14 बनाने की कोशिश की। ठीक है ना। मुआज को याद है कि सिंध को बम्बई से अलग करें, बम्बई को सिंध से अलग करें, और दोनों को एक दूसरे से अलग करें। ठीक है मरियम, पढ़े थे ना आपने कि तमाम सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दें, सिंध को सूबाई खुद मुख्तारी दें, बलूचिस्तान को दें, खैबर पख्तूनख्वा को दें। ठीक है ना मैरीन? कायद आजम ने कभी मुसलमानों के लिए नौकरियां नहीं मांगी थी, वो लीडर था, वो सियासतदान से आगे था। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 1/3 मुसलमानों को मुलाजमतें दें, और मैथ की इक्वेशन बना दी, 1 - 2/3 मुसलमानों को मुलाजमतें दें। और क्या लिखा, कि मुसलमानों को हिंदू के बराबर हकूक दिए जाएं, हिंदू को मुसलमानों के बराबर हकूक दिए जाएं, और दोनों को एक दूसरे के बराबर हकूक दिए जाएं। ठीक है ना सानिया? तो अभी आपने कहा शेर सुनाए, तो वो शेर लिखा हुआ आ गया ना। तो मैं भी शेर सुनाता हूँ, क्योंकि मेरे टीचर हमें शेर सुनाते थे और कहते थे लिखा करें। कि उन्होंने लिखा कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, और आगे क्या लिखा, पास आ रह ना जाए कोई ख्वाहिश बाकी। तो कायद आजम, अल्लामा इकबाल, अनिल कपूर सबको मिला दिया। समझ आ गई ना?
चलें अमन बच्चे, बस इसकी ऑब्जेक्टिव ये वाली है, सिर्फ ये वाली याद रखनी है बस। ठीक है। हुमा, प्रिया, आयशा, आमिर, ये टैलेंटेड बच्चे सीएसएस के स्टूडेंट हैं। ये ना उन्होंने कहा 14 पॉइंट पूरे करने हैं हम लोगों ने। कहा तो उनको पता है नहीं है, लेकिन हमें पता है। चलो वापस क्लास में। चले बस नुकात की एक ही बात याद रखनी है, सब्जेक्टिव में बहुत सी बातें याद की। चले चले, नहीं 14 पॉइंट याद करने जरूरी नहीं है। चलें वापस क्लास में। इलाहाबाद एड्रेस, ओके ओके ओके। शेर याद रह गया, चलो कोई बात नहीं है। वापस क्लास में। सुंबल बच्चे बस 14 नुकात 1929 को, बस मंथ भी नहीं आता कोई, इसमें नहीं आती, एक ही लाइन पढ़ानी थी आपको। ओके वापस क्लास में। मेरीन, इलाहाबाद एड्रेस की 4 ऑब्जेक्टिव लिखे। नंबर 1, इट वाज 25th सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इट वाज हेल्ड इन इलाहाबाद। इट वाज ऑन 29th December. इट वाज प्रेसिडेंट बाय अल्लामा इकबाल। बस न्यू ईयर से 2 दिन पहले, तो उन्होंने न्यू ईयर पे जाना होगा, उन्होंने कहा बस ये काम मुकाओ यार। समझ आ गया ना कासिम? ठीक है ना। हम उनकी बर्थडे से पहले ये सारी चीजें नहीं बताते। चलो वापस। हमको ऐसे बातें फौरन याद हो जाती हैं। वापस। अब जो है स्टूडेंट्स, इलाहाबाद पढ़ा दिया था आपको, अब पढ़ाना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। चलें इलाहाबाद 1930, इसके बाद गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस। अमिताभ का इलाहाबाद से है, इसलिए मैंने उसकी तस्वीर याद रह जाएगा। चलें ये देखें, बस आपको पढ़ा देता हूँ, ये लें। अमिताभ इलाहाबाद से, जवेरिया बच्चे अमिताभ इलाहाबाद से। और नेहरू फैमिली इलाहाबाद से है। 15 में से 7 प्राइम मिनिस्टर इलाहाबाद से आए। अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद से आया। ठीक है ना। चलो, अब इलाहाबाद एड्रेस के बाद आ गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है। चलें जी फरहान, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अंग्रेजों ने कहा कि ये इनसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो उन्होंने साप को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कराई कि इसका हेड कोई नहीं होता, तो सारे जो है ना क्या होता है, बैठ के डिस्कशन करते हैं। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हुई? लंदन में। लिखिए जी उमेर बच्चे, इलाहाबाद का नाम चेंज होके क्या हो गया? प्रयागराज। वापस क्लास में। सानिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हुई? लंदन। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है ना। डियर फ्रेंड्स, साइमन कमीशन, दिल्ली प्रपोजल, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट, इलाहाबाद, सारे मुसलमान कांग्रेस एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कराई। इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन में डेडलॉक आ गया, तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में November 12, 1930। चलें लिखें, पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस क्या हुई? November 12, 1930। सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 2 ही एजेंडे थे। एक थी कि ऑफ गवर्नमेंट स्टेट कैसी होगी, फेडरल फॉर्म होगी, क्या होगा, और दूसरा मिनॉरिटी राइट्स। बस और कोई भी नहीं था। रिप्रेजेंटेशन एंड मिनॉरिटी राइट्स। रिप्रेजेंटेशन किस में? गवर्नमेंट में। नेचर ऑफ गवर्नमेंट, ये वो सारा। तो आपने बस 3 बातें जहन में लिखनी है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या था। रिप्रेजेंटेशन, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और मिनॉरिटी राइट्स। ठीक है। फरहान आगे आता है, हम पढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले गांधी ने अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई हुई थी, तो गांधी को जेल में डाला हुआ था, लिहाजा गांधी पहले सेशन में था ही नहीं।
कांग्रेस थी ही नहीं। ठीक है। दिल्ली में मुसलमानों के प्रोमिनेंट लीडर आगा खान, कायद आजम, मौलाना जौहर, सफी, ये सारे लोग थे। ठीक है। देखें, आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना तो आपको वो हो जाएगा। आपने स्लाइड्स नहीं पढ़ाई, स्लाइड्स में आपके लिए नहीं बना के लाया, अपने लिए बना के लाया हूं कि मैं इस स्लाइड को देख के क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, स्लाइड्स मेरे लिए होती है। ठीक है ना। तो अब देखें कि शुरू से सुने। पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया। तेजू ने कहा कि इनको बिठा के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराते हैं, जिस प्रेजेंटेशन का मसला हल कर लेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, तीन कहाँ हुई? लंदन में। पहली कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं थी, गांधी नहीं था। क्यों? गांधी ने मूवमेंट चलाई हुई थी तो गवर्नमेंट ने उसे पकड़ के जेल में डाला हुआ था। ठीक आ गया। अगली बात, डियर फ्रेंड, जो अहम लीडर थे वो कौन कौन से थे? मुसलमानों के फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अहम लीडर कौन कौन से थे? ठीक है ना, ये मैंने आपको लिखवाया। सर आगा खान, कायद आजम, मौलाना जौहर। ठीक है। चलें अगली बात। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। ठीक है। क्यों? कांग्रेस भी नहीं थी और भी बहुत से डिफरेंसेस थे। इसकी रीजंस पढ़ना सब्जेक्टिव है बस। तो अगली बात, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कायद आजम लेफ्ट एंड वेंट टू लंदन। वो लंदन में ही थे तो वहीं रुक गए और उन्होंने सियासत को खैर आबाद कह दिया। ठीक है ना। कायद आजम ने कब सियासत क्विट की, पॉलिटिकल रोल को क्विट किया? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। और ये ऑब्जेक्टिव सीएसएस के इंटरव्यू में पूछ रही हैं। ठीक है सानिया। फिर लियाकत अली खान और अल्लामा इकबाल ने उनको राजी किया। बच्चों ने लिखे, वो मैंने आपको पढ़ाए थे, तो वो फिर वापस आ गए। डियर फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ कि गांधी को वापस लाने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक लॉर्ड इरविन और गांधी में पैक्ट हुआ, जिसे कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। लिखें, शाबाश, गांधी इरविन पैक्ट। ये था 5 मार्च 1931। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद क्या हुआ? गांधी और वो नहीं थे, सिविल डिसोबीडियंस थी, तो लॉर्ड इरविन ने गांधी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लाने के लिए पैक्ट किया, दैट इज कॉल्ड गांधी इरविन पैक्ट, 5 मार्च 1931। ठीक। नसीमा ने बिल्कुल ठीक कहा, नसीमा शारी। चलो, उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप लिखें, फिर मैं रैप अप कराऊंगा, आपको याद। इट वाज अगेन इन लंदन। इट सितंबर 7th 1931। ठीक है ना, सितंबर 7 1931। 7 थी, फायजा बच्चे 7 8 9, वो सारी डेट्स होती रहती हैं जब स्टार्ट होती है ना, उसमें से। चलें, अब डियर फ्रेंड्स क्या है इसमें, इंडियंस को कहा कि आप कोई सेटलमेंट करें। सर रमने मैकडोनल्ड ने, वो उस वक्त ब्रिटिश पीएम थे। थैंक यू वेरी मच इरम, आपको याद रहेगा। डियर फ्रेंड्स, उसमें मिनॉरिटी को राइट्स देने के लिए जो अवार्ड आया, जो पैक्ट हुआ, उसे कहते हैं कम्युनल अवार्ड। और ये था 16 अगस्त 1932। ठीक है ना। इस्माइल खान, कम्युनल अवार्ड हुआ 16 अगस्त 1932। इसी के लिए कम्युनल अवार्ड क्या था? इसमें जिशान, ये महीने और ये याद करना जरूरी नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ ना कि जब आप लिखेंगे ना तो फिर मैं रिवीजन कराऊंगा, रैप अप कराऊंगा, तो आपको याद हो जाएगा। चलो, इसमें सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, बल्कि यूरोपियंस को बंगाल और असम में, सिख्स को पंजाब और केपी में, हिंदूज को सिंध और केपी में दिया गया था उस वक्त।
ठीक है सलमान, ठीक है। तो इस कम्युनल वार्ड के बाद जो लो कास्ट हिंदू थे उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए पूना पैक्ट हुआ। और पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932। आप लिख लेना, मैं ये रिपीट कराता हूँ मैडम सैयद। आप पहले लिख लें, मैं रिपीट कराता हूँ, फिर आपको याद हो जाए। आप लिखें पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, मिनॉरिटी को राइट्स देने के लिए। बस बात खत्म। पूना पैक्ट में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने दिया, याद रखने की जरूरत नहीं। और फिर हुई थी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1932। हो गया। अब आप मेरी बात सुने, मैं आपको अब रैप अप कराता हूँ। आप अपने नोटबुक्स, आप अपनी सारी चीजें छोड़ दें। अब मेरे साथ जो है ना, सिर्फ आपने टाइपिंग पे वो करनी है। ठीक, लेट्स गो। नंबर 1, जब दिल्ली प्रपोजल, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट्स, इलाहाबाद एड्रेस सारे फेल हो गए, तो अंग्रेजों ने क्या कराया? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। राइट। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी थी? 3। कहाँ पे हुई? लंदन में। आपने अभी कोई नोट्स नहीं देखने, ब्रॉडली बताना है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1930 में। शाबाश। इसमें अभी डेट्स नहीं बतानी, 1930 में। इसमें गांधी नहीं था, क्यों? क्योंकि जेल में था, सिविल डिसोबीडियंस था। उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लाने के लिए क्या हुआ था? गांधी इरवन पैक्ट। ये पैक्ट कब हुआ? 1931 में। शाबाश। इसके बाद क्या हुआ? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वो कब हुई? सितंबर 1931 में। शाबाश। इसमें मिनॉरिटी को राइट्स देने के लिए जो अवार्ड हुआ उसे क्या कहते हैं? कम्युनल अवार्ड। ये कब हुआ? 1932 में। डियर फ्रेंड्स, इस कम्युनल अवार्ड की बेस पर लो कॉस्ट हिंदुओं को जो सीट्स दी गई उसको क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ? सितंबर 1924 में। बस पूना पैक्ट क्या था? इसमें लो कास्ट हिंदुओं को जो है ना सीटें दी गई थी। गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर। लो कास्ट हिंदू का रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, ये याद रख लेना। और इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन उनका है ही, कॉन्स्टिट्यूशन वो उन्होंने ही लिखा था। ठीक है ना, डॉक्टर अंबेडकर उनके कॉन्स्टिट्यूशन के खालिक थे। इसके बाद क्या हुआ? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो कब हुई? 32 में। बस खत्म हुई। अब बताएं 32 के 1932 के 3 अहम इवेंट कौन से हैं? कम्युनल अवार्ड, नंबर 2 पूना पैक्ट, एंड नंबर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बस बात खत्म हो गई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। आपको बात समझ आ गई ना? अब डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, मंथ डेट याद ना रखें। उसके बाद क्या? गांधी इरविन पैक्ट 1931। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। कम्युनल अवार्ड 1932। पूना पैक्ट 1932। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932।
इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात है? 1930 के दो इवेंट, इलाहाबाद एड्रेस और वो के साथ साथ वो लिख ले। इलाहाबाद एड्रेस 29 दिसंबर को था और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसमें बात थी। उसके बाद क्या था? शाबाश, फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस में नी थे उसको लाने के लिए गांधी पैक्ट मार्च में 31 में। उसके बाद जब गांधी आ गया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो कब? समवेयर सितंबर में। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 1932, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले तीन चीजें हुई। नंबर वन, कम्युनल वार्ड अगस्त में। सितंबर में क्या हुआ? पूना पैक्ट। और फिर क्या हुआ? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर में। इसमें कौन सी बड़ी बात? वेरी गुड शाबाश बुशरा गुल, हुमा टेक से वेरी गुड शाबाश। इतरत ने हमें याद दिलाई। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जिन्ना जो है ना वो लंदन में रह गए। बस बात खत्म होगी। नूरीना, माहम, हमायूं, चलो शाबाश। अब अगली बात, ठीक हो गया ना? थोड़ा सा जो है ना पढ़ के ना फिर लेक्चर एंड करते हैं, फिर भी वो करते हैं। चलो शाबाश, अब यहाँ तक आ गया। अब एक बात गौर से समझनी है हमें कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब खत्म हुई? डिस्टॉर्शन हो रही है, गुल बच्चे भी ठीक हो जाएगा। चलो अभी हम कैद को मनाते हैं ना, पहले सुन तो लें। डियर फ्रेंड, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई ना, तो मार्च 1933 में उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का एक वाइट पेपर इशू किया और इसी की बेस पर उन्होंने क्या किया? 1935 का एक्ट बनाया, जो जुलाई 19 जो जुलाई 24 1935 को आया। आपको समझ आ गया? बस उसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, 1935। आगे चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट कब आई? 1933 में वाइट पेपर आया। और इसी को कब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया? 1935 में। मंथ सिर्फ याद रख लें, जुलाई। ठीक है ना? और उस क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बस बात खत्म। शाबाश नुमान बच्चे, 1935 का एक्ट ब्रिटिशर ने बनाया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, याद रहेगा हमना गुल को गिल को। चलो शाबाश। चलें, अब हम पढ़ते हैं जी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937। इसके बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई। मेन है हमारा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ठीक, चलो शाबाश, वापस क्लास में। याद रहेगा लास्ट पॉइंट नुमान ये था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को रैप अप करके उन्होंने वाइट पेपर इशू किया एंड दैट वाज 1933। उसके बाद उन्होंने इसको एक्ट बना दिया 1935 में जुलाई में, और उसे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस एक्ट के इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस का रूल बना और उसे कहते हैं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। और ये कब हुआ? 1930। ठीक जी हुमा। जिशान थक गए हैं, बस 5-7 मिनट और पढ़ लें। थोड़ा सा लेट शुरू किया था, आपको क्विज पे लगाता हूँ। थक गए तो फिर मैं आपको शेर सुनाऊं। शेर सुनना है? चलें शेर सुने जी फिर। सुने 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 सुने। ये बताएं कि सराकी कितने कितने लोगों को समझ आती है, फिर मैं बताऊंगा ना कि कौन से थे। सबको समझ आती है? नहीं भी आती तो मैं उर्दू एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, चलें। आप में से मैथ किसको आती है? मैथ किसी को आती है? चलें, सबको आती है कि मोहसिन नकवी का जो है ना एक शेर है कि मैंने सीखा है रियाजी के असूलों से,
क्या? मैंने सीखा है रियाजी के असूलों से, जो नामुमकिन हो उसे फर्ज कर लिया जाए। समझ आ गई ना? जो नामुमकिन हो उसे फर्ज कर लें। फर्ज करें कि तुम मेरे हो। ठीक है ना? अमल खान। ठीक है ना? लेकिन मसला पता क्या है कि तमाम उम्र मसाइल ही हल नहीं होते। मारा और रियाजी का दुख मुश्तरक है। नूरीना बचे, ठीक है ना? नहीं समझ आए? अक्सा बचे। यूं ही नहीं है। सराकी भी सुनाता हूँ ना बच्चे। चलें, आबिद हुसैन। काश मैं खुद को रियाजी के सवालों की तरह तुझ पे तकसीम करूं, कुछ भी ना हासिल आए। ये ठीक नहीं है? काश मैं रियाजी के असूलों की तरह, रियाजी के सवालों की तरह तुझ पे तकसीम करूं और कुछ भी ना हासिल आए। ठीक है। मैंने मैट्रिक में ना एक शेर पढ़ा था कि ख्वाबों की तरह थी या ख्यालों थी, वो इल्म रियाजी सवालों की तरह थी। सुलझाई हुई ऐसी के उलझाई हुई ऐसी के उलझते हुए उलझे, और सुलझी हुई ऐसी के मिसालों की तरह थी। ठीक है ना? क्या? ख्वाबों की तरह थी या ख्यालों की तरह थी, वो इल्म रियाजी के सवालों की तरह थी। उलझाई हुई ऐसी कि सुलझाए न सुलझे, और सुलझाई हुई ऐसी कि मिसालों की तरह थी। ठीक है। आज मौसम के हवाले से सराइकियों को शेर समझ आसी। आज मौसम इमे है जानी जिमें 20 सालें च तू आवे। समझ आ गया इनामुल्ला? आज मौसम इमे है जानी जिमें 20 सालें च तू आवे। बस अब पढ़ाऊँ और या और सुनना है आपको? चलें, आखिरी सुनने फिर करते हैं कि साकू लोड निशाकिर कुल्फें दी, तू नाल टुरे हाँ ठर पोसी। समझ आ गई ना? पश्तो में भी आते हैं, वो बाद में सुनाऊंगा। चलें वापस क्लास में। अभी तो हमने कांग्रेस मिनिस्ट्री पढ़ी है। जो सबसे रेलेवेंट शेर था वो यही है। आज मौसम अच्छा था ना? ठीक है ना नुमान? आज मौसम इमे है जानी जिमें 20 साल एज तू हमें। चलो शाबाश। तो वापस क्लास में डियर फ्रेंड्स, हमने पढ़ना है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ठीक है ना? कितना गैर रोमानवी सा जो है ना अब कांग्रेस मिनिस्ट्री लगेगा। ख्वाबों वाला दोबारा सुना देता हूँ, अफीफा बच्चे आप लिख लें कि ख्वाबों की तरह थी या ख्यालों की तरह थी, वो इल्म रियाजी के सवालों की तरह थी। सुलझाई हुई उलझाई हुई ऐसे सुलझाए न सुलझे, और सुलझी हुई ऐसी मिसालों की तरह थी। ठीक है ना? हैदर अली इसी तरह की प्रिंसेस थी जो आपने इमोजी भेजी। चलो शाबाश। चले, सैकी वाला शेर वाला सुना देना सही। आज मौसम इवें है जानी जिमें 20 सालें तू हाँ में। ठीक है ना? और दूसरा कौन सा सुनाया? सकुलोर निशाकिर कुल्फें दी, तू नाल टुरे हाँ ठर पोसी। ठीक है ना? चलो शाबाश। हम तरीम गुल, अभी हम कांग्रेस मिनिस्ट्री पढ़ते हैं, लिखें शाबाश। फ्रेंड्स, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो है ना बेसिकली जब इलेक्शन हुए ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑल दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अगेंस्ट थे, बट उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट और उर्दू फेवर में थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जॉइंट इलेक्टोरेट और हिंदी के फेवर में थी। ठीक है ना? जो है ना, इसके तहत इलेक्शन हुए। उस वक्त तकरीबन
30 मिलियन के करीब लोग थे और कांग्रेस ये इलेक्शन जीत गई। इस कांग्रेस के इलेक्शन के जीतने में चंद चीजें याद रखनी हैं, और वो ये हैं कि जरा गौर से देखिए, उस वक्त मुस्लिम लीग वाज लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस वाज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, एंड पंजाब में यूनिस्ट पार्टी थी जो सर सिकंदर हयात खान की। ठीक है, चलो अदीला बचे, इसमें कौन कौन से प्रोविंस थे जिसमें कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी? ठीक है, कौन कौन से प्रोविंस थे जिसमें कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी? लिख लें, मद्रास, इसमें राजगोपालाचार्य की, सानिया बचे, 7 में 8 में बनी थी, 11 में से 8 में, ठीक है ना। सैयदा जोहरा, सिर्फ सुन लेना, जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं लिखवा देता हूँ। 11 सूबे थे जिनमें 8 में इनकी मिनिस्ट्री बनी। ठीक है, सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी की बनी, बॉम्बे में कांग्रेस की बनी, बीजे खेर की, पंजाब में यूनियनिस्ट की बनी, सीपी में सेंट्रल प्रोविंस में, बिहार उड़ीसा में कांग्रेस की बनी, एनडब्ल्यूएफमी में कांग्रेस की बनी, बंगाल में एक थे फजलुल हक की जो कृषक प्रजा पार्टी थी, उनकी हुकूमत बनी। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डियर फ्रेंड, जो असल बात है वो याद रखने की जरूरत है कि डियर फ्रेंड्स, जो कांग्रेस मिनिस्टर बनी उनकी अट्रॉसिटीज में क्या क्या था, ठीक है ना। लिखें, कांग्रेस मिनिस्ट्री में क्या क्या किया। नंबर 1, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया। अच्छा बच्चे, वो स्लाइड्स जरूरत ही नहीं है ना, वो लेक्चर की थी, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया, कांग्रेस फ्लैग को नेशनल फ्लैग बनाया, वंदे मातरम, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव आती है, लिखें, इसको नेशनल एंथम बनाया। जो चंद्र चैटर्जी का नावल था, नावल का नाम था आनंदना मात, ठीक है ना। वंदे मातरम जो इंडियन नेशनल एंथम था वो किसने लिखा? चैटर्जी। बस इतनी सी बात याद रखनी। मनाल, डियर स्टूडेंट्स, अब आगे क्या हुआ? वर्दा तालीमी स्कीम, एंटी मुस्लिम एजुकेशन पॉलिसी। कांग्रेस मिनिस्ट्री में 3 ऑब्जेक्टिव कौन सी हैं? नंबर 1, 1937 में बनी। नंबर 2, 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में बनी। नंबर 3, इनकी अट्रॉसिटीज थी जो मैंने 2-3 पढ़ाई, उनमें से नेशनल एंथम वाली याद रखनी है कि वो चैटर्जी का था, वंदे मातरम। और उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी एंटी मुस्लिम लगाई थी, उसे कहते थे वर्दा तालीमी स्कीम। बस 4 बातें अगर याद है ना कांग्रेस मिनिस्ट्री में, और कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया सैयदा जहरा बचे, ये 4 बातें तो याद रह जाएंगी ना। चलो, अब डियर फ्रेंड्स क्या था, पहली ऑब्जेक्टिव 5वीं है, इतरत बचे, कि कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया कब? 22 अक्टूबर 1939। लाइबा बच्चे आप लिखेंगे ना, मैं अभी रिपीट करता हूँ। चले मैं दो पढ़ा देता हूँ, इनाम बच्चे, चले मैं शुरू से पढ़ा देता हूँ। नंबर 1, कांग्रेस मिनिस्ट्री कब बनी? 1937। कितने सूबों में इलेक्शन हुए थे? 11। कितने में मिनिस्ट्री बनी कांग्रेस की? 8। कांग्रेस ने क्या जुल्म किए? 2। नंबर 1, अट्रॉसिटी बिटर पॉलिसीज जिसमें ये सारी चीजें थी, और दूसरा
एंटी मुस्लिम एजुकेशनल पॉलिसी। सबसे बड़ा जुल्म क्या था? वंदे मातरम। नेशनल एंथम बना दिया गया, किसका लिखा हुआ? चंद्रा चैटर्जी का। अगली चीज, कांग्रेस मिनिस्ट्री ने 22 अक्टूबर 1939 को रिजाइन किया। क्यों किया? 22 अक्टूबर 1939 को क्यों किया? कि जब जर्मन की वार डिक्लेयर हुई, वो कहते थे कि आपने हमसे तो वार का पूछा ही नहीं है। हालांकि वार डिक्लेयर करना फेडरेशन का काम होता है। खैर, 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया। कायदे आजम ने कहा था कि 22 दिसंबर को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाए। ठीक है, डे ऑफ डिलीवरेंस, योम निजात, 22 दिसंबर 1939। ठीक हो गया, बस इतनी सी बात। इसके ऊपर अब ऑब्जेक्टिव लिखें दोबारा। कांग्रेस मिनिस्ट्री किधर गई? यहाँ पे आ रही, चलें। अब मैं सिर्फ बोलूंगा, आपने रिकॉल करना है और याद रखना है। ठीक जी? नहीं लिखा दोबारा लिखें। नंबर 1, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कब बनी? 1939। शाबाश। कितने सूबों में इलेक्शन हुए थे? 11। कांग्रेस मिनिस्ट्री किस में बनी? 8। कितने जुल्म किए? मेन 2। बिटर पॉलिसी और वर्दा तालीमी स्कीम। तालीमी स्कीम का क्या नाम था? वर्दा तालीमी स्कीम। मैं बोल गया। बिटर पॉलिसी में सबसे बिटर क्या था? वंदे मातरम को नेशनल एंथम बना दिया। वंदे मातरम किसने लिखा था? चैटर्जी ने। बस बात खत्म हो गई। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने कब रिजाइन किया? 22 अक्टूबर 1939। कायदे आजम ने कब कहा कि डे ऑफ डिलीवरेंस मनाए? 22 दिसंबर। बात खत्म होगी। बस डियर फ्रेंड्स, अगली जो अहम ऑब्जेक्टिव है, अगली स्लाइड से एक ऑब्जेक्टिव जरूर आती है। कायदे आजम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस मिनिस्ट्री के जुल्म को वॉइस और वर्ड देने के लिए, कि एक वॉइस भी मिल जाए और एक वर्ड्स भी मिल जाए, उन्होंने 3 रिपोर्ट बनाई। ये रिपोर्ट लिखें आलिया बच्चे। एक थी पीरपुर रिपोर्ट, और ये राजा महमूद मेहदी ने, जो पीरपुर के थे, उन्होंने बनाई पीरपुर रिपोर्ट। कांग्रेस मिनिस्ट्री की एट्रोसिटीज को हम कैसे जानते हैं? नंबर 1, पीरपुर रिपोर्ट से। ये किसने बनाई? राजा सैयद महमूद